मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर फर्स्ट में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन नाम के ये बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज का कलेक्शन किया। कलेक्शन क्यों किया? तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए कलेक्ट किया और उन्होंने इस स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करके, स्पेसिमेन मतलब जो भी उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे वो स्पेसिमेन हो गए। इनके ऑब्जर्वेशन के बाद ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को पब्लिश किया विच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब वो हमें ये बताती है कि जो फिट होता है, जो तंदुरुस्त होता है, जो स्ट्रांग होता है वो ही सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज जो कमज़ोर है, जो रेस में नहीं भाग सकते। अब रेस कौन सी लगी है? यहाँ जीने की रेस लगी है। तो जो हमारे जीने के लिए अपना स्टैंड नहीं ले सकते हैं वो पेरिश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनकी जो आगे ऑफस्प्रिंग जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो वही नष्ट हो जाएंगे। सो फॉर दिस पर्पज डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि ध्यान में रहे। इस कंसेप्ट को, नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, प्रूव करने के लिए, बताने के लिए ये इन्होंने बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस एक पर्टिकुलर इनका एक तरीका होता है उस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर। सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। ये किसकी कॉम्पिटिशन है? ये है जीने की कंपटीशन। खाने के लिए है या उनके फीमेल पार्टनर के लिए कंपटीशन लगी है या होल्ड लगी है या सरवाइव करने के लिए, जो भी है, किसी भी चीज़ के लिए सरवाइव करना है या एक दूसरे के साथ कहीं ग्रुप के लिए भी लड़ाई हो रही है, किसी प्लेस के लिए भी लड़ाई हो रही है। तो जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा और उसी के ऑफस्प्रिंग्स आगे आएंगे और जो वीक होगा उससे वो पेरिश हो जाएगा। तो यही नेचुरल, इसी के साथ साथ क्या हुआ कि नेचर भी कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करता है। ये तो हुआ हमारे कंपटीशन की बात, पर नेचर किस चीज़ को सिलेक्ट करता है? तो जो अच्छे ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं को नेचर सिलेक्ट करता है। आगे रिप्रोडक्शन उन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म का ही होगा और वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स उनसे डेवलप हो जाएंगे और वही कैरेक्टर, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स हमें उनके ऑफस्प्रिंग्स में देखने मिलेंगे, मतलब उनके बच्चों में भी देखने मिलेंगे। डार्विन्स की थ्योरी जो है काफ़ी दिनों तक उसे एक्सेप्ट किया गया, पर कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए। अब टीचर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो अब इसका मतलब ये थ्योरी फेल हो गई। फेल हो गई तो हमारे बुक में क्यों दी? पर कहीं ना कहीं इस थ्योरी को माना भी गया है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस, कुछ सवालों के जवाब, इनकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब डार्विन्स नहीं दे पाए। उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं था, इस वजह से ये थ्योरी को थोड़ा साइड में रखा गया, हम कह सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्शंस कौन से थे? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए केवल नेचुरल सिलेक्शन यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया, हमारी मैम ने पढ़ाया कि जीन्स भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, राइट? है ना? जीन्स से होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आगे आते हैं, तो नेचर ही सिलेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को नहीं मानेंगे। दूसरा, डार्विन्स डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। कुछ यूजफुल या कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके बारे में, यूजफुल है तो ये क्यों है, यूजलेस है तो ये क्यों है, इनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था। कुछ मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो अच्छे चेंजेस हो रहे हैं या कुछ खराब चेंजेस, बुरे चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन डार्विन्स नहीं दे पाए। नेचर ने सिलेक्ट किया ना, तो फिर बुरे को क्यों किया सिलेक्ट, अच्छे को क्यों किया सिलेक्ट, इसके लिए कोई इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए सेकंड पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया। मतलब इसका सवाल का जवाब भी इनके पास नहीं था। थर्ड वन, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में धीरे धीरे होते हैं, कुछ चेंजेस जैसे पूंछ का धीरे धीरे गायब हो गई, और कुछ चेंजेस अचानक से हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी की उंगली में यहाँ 2 उंगलियाँ आ जाती है, या हम देखते हैं किसी के कान जो होते हैं, ये पिन्ना नहीं होता है, तो ये अचानक से आने वाले चेंजेस है। तो ये चेंजेस के बारे में, मतलब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं तो नेचर धीरे धीरे क्यों सिलेक्ट कर रहा है? फिर अगर हम मानते हैं कि धीरे धीरे सिलेक्ट करता है तो ठीक है, नेचुरली हो रहा है तो हो सकता है धीरे धीरे हो। फिर ये एब्रप्ट चेंजेस कैसे हो रहे हैं? कान जो है अचानक से किसी के नहीं आ रहे हैं, किसी को 2 उंगली अचानक से आ रही है, तो ऐसे चेंजेस जो आ रहे हैं ये इनके सवालों का जवाब भी
डार्विन नहीं दे पाया। नेचर इन चेंजेस को कैसे लाता है, उनके जवाब डार्विन के पास नहीं थे। Irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been a milestone. लेकिन उन्होंने इवोल्यूशन के लिए जो कंसेप्ट रखा है कि नेचर कुछ अच्छी चीज़ों को सिलेक्ट करता है और वो आगे जनरेशन में जाता है, तो इस चीज़ को हमें मानना ही पड़ेगा। कुछ हद तक तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राइट है। ऑब्जेक्शंस है, कुछ सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, फिर भी दिस इज द करेक्ट। ओके, तो ये हुआ हमारा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आगे मैं बढ़ाऊंगी लैमार्किज्म। लैमार्किज्म में क्या बताया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, राइट। क्या लिखा है कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर evolution and the reason behind those morphological changes is activities और लेजीनेस। मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, बाहरी जो हमारा क्या बोलेंगे अपीयरेंस, हमारे बनावट, हमारे बॉडी की बनावट, मॉर्फोलॉजिकल जो भी स्ट्रक्चर है हमारा, ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम ये कह सकते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे आए, तो ये एक्टिविटीज़ और लेजीनेस की वजह से आए। ऐसा कौन कहता है, लैमार्क कहते हैं। तो इन्होंने कहा एक्टिविटीज़ और लेजीनेस, दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो एग्जाम्पल मैंने लिख के रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए इसमें। वो है जिराफ। जिराफ की गर्दन का यहाँ पर नेक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। क्या है मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आयरन स्मिथ के बारे में दिया है, शोल्डर के बारे में उनके, ऑस्ट्रिच एंड ईमू के विंग्स के बारे में बताया है, स्वैन एंड डक के लेग्स के बारे में बताया, स्नेक के लॉस्ट लेग्स के बारे में बताया, मतलब उसके जो पहले पैर थे वो आज नहीं है, इनके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। तो जिराफ जो है काफ़ी जनरेशन से, पहले हो सकता है कि जिराफ की गर्दन बहुत छोटी रही हो, इतनी आज हम देखते हैं काफ़ी लंबी सी गर्दन होती है। तो ये क्यों हो रहा है, तो काफ़ी जनरेशन से उसने कोशिश की होगी कि वो ऊंचे ऊंचे ट्रीज के प्लांट लीव्स खा सकें, उसने कोशिश की होगी। नेक्स्ट जनरेशन में भी उनके बच्चों ने भी वही कोशिश की। ऐसे करते करते क्या हुआ होगा, ऐसा इनका कहना है, ऐसा करते करते क्या हुआ होगा कि उनकी गर्दन लंबी हो गई। अभी हम फिलहाल ये मान रहे हैं कि लैमार्क क्या कह रहे हैं, लास्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो क्या है बाद में देखेंगे। फिलहाल लैमार्क क्या कह रहे हैं कि हर जनरेशन में ये कोशिश की गई और इस वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, ऐसा लैमार्क कहते हैं। दूसरा दिया है आयरन स्मिथ, मतलब उसके शोल्डर, वो हमेशा ठोक पिट का काम करते हैं, लोहार जिसको बोलते हैं। ठोक पिट की वजह से उनके शोल्डर जो होते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल्स उनके एकदम कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो ये आयरन स्मिथ के शोल्डर के बारे में हो गई चर्चा। फिर हो गया ऑस्ट्रिच और ईमू के विंग्स। इनको विंग्स है ना, पंख है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की होगी, इसलिए ये उड़े ही नहीं होंगे। यहाँ पर जिराफ एक्टिव था, इसने कोशिश की, इसकी गर्दन लंबी हो गई। यहाँ पर आयरन स्मिथ एक्टिव है, इसलिए इसके शोल्डर्स काफ़ी हार्ड है हो गए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रिच और ईमू लेजी रहे होंगे, इन्होंने कोशिश नहीं की होंगी, इसलिए इनके विंग्स का भी कोई इस्तेमाल नहीं है फिलहाल। स्वैन एंड डक ये एक्टिव रहे होंगे, इन्होंने क्या किया, पानी में रहने की हैबिट थी इनको, पानी में रहते थे, तो इन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखा और इस्तेमाल करके कौन सी एक्टिविटी की, स्विमिंग की एक्टिविटी की। उन्होंने लेग्स का इस्तेमाल स्विमिंग के लिए किया। फिर था स्नेक्स। स्नेक्स की एक यहाँ पर स्नेक्स जो है ये भी एक्टिव है कहेंगे, क्योंकि स्नेक्स ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया नहीं, पर उन्होंने अपनी बॉडी पर चलने के लिए तेज दौड़ने की कोशिश की और उसको पैरों की कोई ज़रूरत लगी नहीं, तो वो पैर अपने आप चले गए, लॉस्ट हो गए उसके पैर। ठीक है, पहले के टाइम में स्नेक को पैर रहा करते थे, सॉरी। तो ये 5 एग्जाम्पल से हम इस लैमार्किज्म को एलैबोरेट कर सकते हैं। और एक स्नेक के बारे में रह गया था थोड़ा सा। स्नेक्स लॉस्ट लेग्स, इसकी बरोज में रहने की जो हैबिट थी, इस वजह से उसके पैर गए होंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, हमको मिले हैं ये कैरेक्टर्स हमारी एक्टिविटीज़ और लेजीनेस की वजह से हमें ये कैरेक्टर्स मिले हैं, और ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ऐसा लैमार्क कहते हैं। इस पूरे थ्योरी को हम कहेंगे लैमार्किज्म। इनहेरिटेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसे हम कहेंगे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स
और लैमार्किज्म या फिर लैमार्किज्म इसे कह सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कुछ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है कुछ एक्टिविटी की वजह से, पर्टिकुलर एक्टिविटीज की वजह से, और देयर जनरेशन ड्यू टू डीजनरेशन, और कुछ हमारे ऑर्गन्स का डीजनरेशन मतलब नष्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। पर कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया, मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से या लेजीनेस की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, और अगर हम किसी ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ऑर्गन्स अपने आप डीजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके को तो एक्सेप्ट कर लिया हमने, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए ये जो लैमार्क की थ्योरी थी ये डिस्प्रूव हो गई। तो यहाँ पर लैमार्किज्म ये कंप्लीट हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।